राजेश गुप्ता जी से आग्रह करता हूं, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को पटका पहना करके और पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सब काम करते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अरे वो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राज्य के लोकप्रिय तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, संगठन के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, मंच पर हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे जिला और महानगर के अध्यक्ष युधिष्ठिर जी, राजेश गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी सांसद, विधायक, मंत्री, सभी नेतागण, उपस्थित यहाँ जनता जनार्दन के चरणों में शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में पधारे, अपने अद्वितीय संगठनात्मक क्षमता के धनी, देश व समाज की सेवा के लिए समर्पित, सरल हृदय और मिलनसार व्यक्तित्व वाले करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। अपनी वाणी की ओजस्विता एवं कार्यशैली की तेजस्विता से आदरणीय नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुंज बने और कार्यकर्ताओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं के भाव को जागृत उनके इस अध्यक्षीय कार्यकाल में हो रही है। साथियों, पिछले 2 वर्षों में कोरोना जैसे के कारण उत्पन्न हुए अनिश्चितता के दौर में आदरणीय नड्डा जी हम सबको दूरस्थ गांव में बैठे कार्यकर्ताओं से सतत और जीवंत संवाद का मंत्र दिया। दिन रात एक करके लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का मार्ग दिखाया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोते हुए अपनी कुशल संगठनात्मक नीतियों के माध्यम से भाजपा को गांव-गांव तक पहुंचाने में का काम किया। मित्रों, आज यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व नीतियों के प्रतिफल था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 37 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। मित्रों, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मुख्य सरकार बनी। साथियों, आज गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय समेत अलीगढ़, बागपत, संत कबीर नगर, अयोध्या, रायबरेली, जौनपुर और सिद्धार्थनगर जिले के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। आज का उद्घाटन कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्सव जैसा पर्व है। उसी के माध्यम से गरीब कल्याण रैली भी है। कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय एक मंदिर होता है। भाजपा का प्रत्येक कार्यालय संस्कार और ऊर्जा का केंद्र होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश का कोई जिला बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए। उनके इस विजन को आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी ने पूरा कर रहे हैं और आज उनके नेतृत्व में हर कार्यालय आधुनिकता से परिपूर्ण हो रहा है। साथियों, भाजपा के सभी कार्यालय
सिर्फ पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि जनसंघ से लेकर अब तक के कार्यकर्ताओं ने जो कठोर परिश्रम किया है उसका फल है। मैं पुनः इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करता हूं एवं भाजपा के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक बधाई सभी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की वंदे वंदे, हर हर महादेव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर जहां पूरे देश में गरीब कल्याण सभाओं का आयोजन हो रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। गोरखपुर जनपद में अब तक 5.25 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। जनपद के 67,000 लोगों ने लगभग 70 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज करा लिया है। आयुष्मान कार्ड धारक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा और प्राइवेट चिकित्सालयों में भी अनुमन्य है। पूरे जनपद में NRLM योजना के अंतर्गत 1829 महिला समूहों को 2 करोड़ 74 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड की धनराशि प्रति महिला 15,000 रुपया दिया गया है। इसी में से 2 महिलाओं को आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चेक प्रदान किया जा रहा है। मैं कुछ चिन्हित लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जो शौचालय लाभार्थियों की सूची है वो श्रीमती मालती वर्मा, साहूकोल उर्फ मिर्जापुर, दयाशंकर वर्मा खोराबार में ही साहूकोल उर्फ मिर्जापुर से मुन्नी देवी, ज्ञानचंद वर्मा, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों में शीला और बेबी देवी। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों में शीला और बेबी देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आवास योजना है उसके लाभार्थी गुड्डी वाइफ ऑफ दिलीप, राम जी वाइफ ऑफ गति। जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी गुड्डी वाइफ ऑफ दिलीप, राम जी वाइफ ऑफ गति। कृषि विभाग द्वारा जो यंत्र वितरित किए जा रहे हैं उसमें अभय प्रताप सिंह, सन ऑफ ब्रह्मा सिंह, सत्येंद्र यादव, सन ऑफ रघुपति यादव। अभय प्रताप सिंह, सत्येंद्र यादव। जिला पूर्ति अधिकारी अंत्योदय कार्ड के जो लाभार्थी हैं श्रीमती सूर्यनाथ और माया देवी, रामवृक्ष चौहान। NRLM रिवॉल्विंग फंड जो पूरे गोरखपुर जिले में 1829 महिला समूहों को दिया जाना है, उसमें से 2 महिलाएं प्यासी संगीता देवी और डुमरी की नंदनी। 1829 में से जिन्हें चेक मिल रहा है उसमें से 2 महिलाएं संगीता देवी और नंदिनी। बोले भारत
माता की। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिन्होंने विकास की एक नई गाथा लिखने का काम किया है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रातः जागरण से लेकर देर रात तक परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही आज 8 जनपदों के जिला कार्यालय सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़ और बागपत के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत गरीब कल्याण के लिए आयोजित आज के इस जनसभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्मानित श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश सरकार में भारत सरकार के मंत्री केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, दया शंकर सिंह जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, श्री संजय निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री प्रवीण निषाद जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, श्री विजय दुबे जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री सकलदीप राजभर जी, जयप्रकाश निषाद जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती संगीता यादव जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री अनूप गुप्ता जी, प्रदेश प्रभारी कार्यालय के प्रभारी कार्यालय संचालन समिति के प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से विधानसभा चुनाव के उपरांत शपथ ग्रहण होने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार पदार्पण हो रहा है और इस अवसर पर मैं बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक साथ दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी,
गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और वहां के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 में देश के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। आज उस बदलाव को गांव में गरीब के घर, हर नौजवान, हर महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और उनके द्वारा हर एक स्तर पर उन योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और ये सब संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में देश के भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई थी और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, तो आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। ये लाभार्थी समूह जो आज यहां पर बैठा है, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब परिवार के पास अपना शौचालय हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का कनेक्शन हर गरीब परिवार के पास हो, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के अंतर्गत हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य रहा हो, या नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम हो, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को घर में बैठे बैठे उनके बैंक अकाउंट में शासन की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यापक पैमाने पर लाभार्थी समूह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में तैयार हुआ और उस लाभार्थी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधे संवाद आज हम सबके सामने इन सभी योजनाओं की पारदर्शिता को भी एक बार सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है और इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को उन्होंने अपने कर कमलों से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ हो, सब्सिडी का लाभ हो, या किसान को मिलने वाली किसान के यंत्रों को ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराने। कोई सपना होता था पहले कि किसान को भी ट्रैक्टर मिल पाएगा,
लेकिन आज किसान को ट्रैक्टर, अभी रघुपति यादव को इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से एक ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। ऐसे ही अनेक कार्य, ऐसे अनेक किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। और इस लाभार्थी परक गरीब कल्याण सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर किस दिशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं आज वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। और अध्यक्ष जी, इसमें गोरखपुर कमिश्नरी ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। 28 में से 27 सीट गोरखपुर कमिश्नरी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं। आज आपका सबसे पहला कार्यक्रम शपथ ग्रहण करने के बाद गोरखपुर में हुआ है, मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गोरखपुर की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बीमारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपको इसकी जिम्मेदारी दी तो आपने सबसे पहले यहां पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई और फिर गोरखपुर का एम्स, जिसे अभी आप देखते हुए आ रहे थे कि वाह क्या भव्य बिल्डिंग बनी हुई है लोगों के उपचार के लिए, यह भव्य बिल्डिंग आप ही के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने स्वीकार किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की टीम ने जब काम किया, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। आज हम कह सकते हैं कि इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन अंतिम चरण में चल रहा है। इंसेफ्लाइटिस अब किसी मासूम बच्चे की मौत नहीं होगी, क्योंकि यह आज तो हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यहां पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आप स्वयं आए थे। सिद्धार्थनगर में भी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में कर लिया है। देवराहा बाबा के नाम पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य हो रहा है। पीपीपी मोड पर महाराजगंज जिले में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और कमोबेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में आज मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश 75 जनपद हैं, लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम हर प्रकार की सुविधा, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उपलब्ध करा सकें। और आज उन्हीं स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए सामूहिक विवाह की योजना हो या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ, प्रदेश के अंदर 12 लाख से अधिक कन्याओं को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 2 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह की कार्रवाई को संपन्न करने में भी हमें मदद मिली है। इसी के साथ वर्तमान में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली फिट करने के लिए वह नौजवान अपने आप को आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना और स्कीम के साथ जोड़ने के साथ ही अपने आप ही अपने स्किल को डेवलप कर सकें। आज हम लोगों ने अपने डिजिटल यूथ के नाम पर भी हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें स्नातक और प्रास्नातक हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की एक बड़ी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। अब तक 16 लाख नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुके हैं और प्रदेश के अंदर
अगले कुछ वर्षों के अंदर 1 करोड़ नौजवान को और 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी संपन्न करने का कार्य करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और यह लगातार, क्योंकि दुनिया कोविड-19 का अभी भी प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए चूंकि इसका जो इसमें अभी भी हमें यहाँ पर कुछ उसके उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं जो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में टैबलेट और स्मार्टफोन का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग न होने के कारण उसका एक थोड़ा सा समस्या है। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी स्थिति में हम लोग प्रदेश के अंदर सेमीकंडक्टर के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके समय से अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा सकते हैं। आपने कोरोना के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक लक्ष्य दिया था, सेवा ही संगठन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने हर एक गरीब तक पहुंचने का काम किया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध हुआ और प्रदेश सरकार में तो हमने राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय कार्ड धारक को चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, जो लगातार अभी जुलाई तक चल रहा है। ये कार्यक्रम सरकार की संवेदनशीलता के साथ साथ विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। रिकॉर्ड मात्रा में आज जीएसटी का होना, देश के अंदर लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा हो रहा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने के जिस कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश को और देश को एक विजन दिया है, एक नेतृत्व दिया है, उत्तर प्रदेश प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और आज प्रदेश में आपका आगमन गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ 8 जनपदों के जनपद कार्यालयों के उद्घाटन के साथ ही यहां पर प्राप्त हो रहा है और आज इस गरीब कल्याण सभा में भी आपका मार्गदर्शन लाभार्थियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आपके मार्गदर्शन से अन्य लोग भी जो किन्हीं कारणों से योजनाओं से अब तक वंचित हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों तक भी ये योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, क्षेत्रीय संगठन गोरखपुर को और उन 8 जनपदों के जिनके कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है, वहां के जनपद संगठन को भी मैं इन नए कार्यालय को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और जब देश की बात आएगी तो देश प्रथम के भाव के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने अध्ययन काल में ही राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, हिमाचल प्रदेश से लेकर के केंद्र में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूरे देश में कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके आदरणीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और कर्मशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी,
प्रदेश के संगठन महामंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता जी, क्षेत्र प्रभारी अनूप गुप्ता जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, राकेश त्रिवेदी जी प्रदेश के प्रभारी, श्री युधिष्ठिर जी, श्री राजेश गुप्ता जी, यहाँ के सांसद श्री रवि किशन जी, हमारे देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी, कमलेश पासवान जी, हमारे पंकज चौधरी जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व सांसद नीरज शेखर जी जो हमारे सांसद हैं, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी वर्तमान में अभी सांसद बने हैं, उनको मेरी बधाई, श्रीमती संगीता यादव जी सांसद, सूर्य प्रताप शाही जी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, दयाशंकर जी हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और इस गरीब कल्याण सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी लाभार्थी भाइयों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे 2 in 1 एक ही सभा में 2 कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है और 2 कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी जहां कार्यालयों का उद्घाटन करती है, तो वहीं गरीब कल्याण के लिए जो हमारा सतत प्रयास है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण मेला भी लगाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का अंतिम पड़ाव को भी पूरा करती है। ऐसे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मित्रों, मैं गोरखपुर आऊं और गोरक्षनाथ जी के नमन न करूं, उनसे आशीर्वाद न लूं, तो मेरी ये यात्रा अधूरी है। इसलिए सबसे पहले तो मैं गोरखनाथ जी को नमन करते हुए, इस पवित्र स्थान को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए और साथ ही साथ यह क्षेत्र जिसने स्वतंत्रता के दृष्टि से एक विशेष योगदान किया और वो हम चौरी चौरा को भूल नहीं सकते, तो ऐसे क्रांतिकारी स्थान को भी मैं नमन करता हूं, इस पूज्य भूमि को और इस क्रांतिकारी भूमि को नमन करता हूं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, ये ठीक है कि कार्यालय का उद्घाटन मैंने यहां कर दिया और इसमें क्षेत्रीय कार्यालय भी, इसमें जिला का कार्यालय भी गोरखपुर का है, लेकिन आज मैं डिजिटल दुनिया के माध्यम से 6 स्थानों पर कार्यालय का उद्घाटन कर पाया हूं और मैं डिजिटल माध्यम से देख रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में बैठे हैं, ब्रजेश पाठक जी रायबरेली में बैठे हैं, मैं अभी देख रहा था हमारे दिनेश शर्मा जी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके जगदम्बिका पाल जी हैं और उसी तरीके से हमारे AK शर्मा जी मंत्री जी, स्थान पता नहीं चल रहा है लेकिन चेहरा साफ दिख रहा है, तो उनको भी मैं देख रहा हूं। हमारे महेंद्र पांडे जी हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं, ये सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़े हैं। इन सबको भी मैं नए कार्यालय के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके माध्यम से वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। मुझे ब्रजेश पाठक जी दिख रहे हैं, दिनेश जी भी दिख रहे हैं, सब लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी कार्यालय में बैठ करके इस समय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये घटना ऐसे ही नहीं घट रही है। इस घटना के पीछे एक इतिहास है, इस घटना के पीछे कहानी है, जो कहानी बहुत ही गहरी है और उसको वह हमारे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बताती है। मुझे याद है 2014
प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने प्रधानमंत्री, वो कार्यालय आए। कार्यालय 11 अशोक रोड था। मैं महामंत्री होता था। मैंने कार्यालय की नया सज्जा की थी। उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी आपको याद है ये कार्यालय हमारा कब से है? मैंने कहा जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से तो ये है ही है। एक समय में ये पार्टी को नानाजी देशमुख के नाम पर अलॉट हुआ था और तब से लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। तो उन्होंने उस समय अमित शाह जी और मेरे बीच में बैठते हुए कहा कि मेरी ये इच्छा है कि अब कोई भी प्रदेश, देश और कोई भी जिला और संभाग बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नहीं रहेगा। और इसीलिए फिर अमित शाह जी ने रचना बनाई, वो अध्यक्ष बने और लगभग 512 कार्यालय बनने की योजना बनी। और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 230 कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं और 150 कार्यालयों का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश को मैं विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि यहां 72 कार्यालय खुलने थे, यहां पर 69 कार्यालय खुल गए हैं। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। ये कार्यालय सिर्फ एक जमीन के टुकड़े पर बनी हुई बिल्डिंग नहीं है। ये कार्यालय जीता जागता पार्टी का संस्कार केंद्र है। ये ऊर्जा देने वाला केंद्र है। ये योजना बनाने वाला केंद्र है। और देखिए, मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि भैया इसको ऑफिस क्यों नहीं बोलते, इसको कार्यालय क्यों बोलते हैं? ऑफिस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय हमारा 24/7/365 हमेशा खुला रहता है और कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहता है। वो हमारा कार्यालय है। और ये कार्यालय हमको, वहां तस्वीरें लगी होती हैं तो हम पूछते हैं ये कौन है, तो बताते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ये कौन है तो नानाजी देशमुख है। ये कौन है तो कुशाभाऊ ठाकरे हैं। ये किसकी तस्वीर है तो बताते हैं ये हमारे जगन्नाथ राव जोशी हैं। ये तस्वीर किसकी है तो हम बताते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें हमको बताती हैं कि आज की जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नींव रखने वालों की तस्वीरें हैं। इस बात को हमको बताती है। इसलिए मित्रों, ये जो मॉडर्न युक्त कार्यालय है, सुसज्जित कार्यालय है, इसका हमको उपयोग करना है और इसका भरपूर उपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं भी राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए लंबा समय हो गया, 40 साल हो गए। एक समय था हमारे पास कार्यालय नहीं होते थे, उधार के कोई किसी के रेंटेड मकान में हम कार्यालय खोलते थे। हम उन रेंटेड कार्यालयों में अपने कार्य को विस्तार करने का काम करते थे। कई बार तो कार्यालय का रेंट देने की भी स्थिति नहीं होती थी। मकान मालिक से हाथ जोड़ते थे कि भैया जरा 5 महीने के लिए इंतजाम कर दे, रहने दीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे। यहां से हमारे लोगों ने पार्टी का काम शुरू किया और छोटे छोटे कार्यालयों से रहते हुए इस काम को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और भव्य कार्यालय बना करके लोगों को आगे बढ़ाने का संस्कार केंद्र दिया है। मित्रों, इसमें डिजिटल ई लाइब्रेरी भी है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी है, इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, इसमें मीडिया सेंटर भी है, इसमें लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी तो है ही है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की व्यवस्था भी है। यानी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ ये कार्यालय है। इसको जब मैं समर्पित करता हूं, कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करता हूं, इसकी लाइब्रेरी का उपयोग करो और अध्ययन करो, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, तुम्हारे कंधों पर कल उज्जवल भविष्य भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है। इसकी तैयारी करनी है।
और इसकी तैयारी करने के लिए अपना अध्ययन जरूरी है। इसलिए पार्टी का कार्यालय का उपयोग करते हुए हम जरूर अध्ययन करें और चीजों को संभाल करके आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यालय के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो 6 स्थान पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पुनः मैं बधाई देता हूं। मैं उनको फिर से साधुवाद देता हूं और उनको ये कार्यालय समर्पित करते हुए ये बताना चाहता हूं कि वहां भी कार्यकर्ताओं को इस बात का बोध कराया जाए। आज मैं गरीब कल्याण मेला और लाभार्थियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय था जब राजनीति होती थी परिवारवाद, वंशवाद, धर्म पर जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये राजनीति के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद को, वंशवाद को, संप्रदायवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, अनाचार को धत्ता दिखाते हुए विकासवाद की राजनीति ला करके खड़ी की है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब विकासवाद की बात आती है तो विकास सिर्फ बिल्डिंगों के साथ नहीं, विकास इस देश में रहने वाली जनता के साथ भी होना चाहिए। और इसीलिए मंत्र रखा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर के चले हैं और हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, जवाब देने वाली सरकार है, जवाबदेही वाली सरकार है। समस्या आती है तो उससे लड़ने वाली सरकार है, हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाली सरकारें नहीं है। हम मेहनत करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश को आगे बढ़ाते हैं तो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि हम प्रोएक्टिव हैं, हम प्रो रिस्पॉन्सिव हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और यहां क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मेरा संबंध रहा है और जापानीज इंसेफ्लाइटिस का विशेष करके जो प्रकोप गोरखपुर में था वो आप लोगों ने देखा है, लेकिन देश कैसे चलता था ये आपको बताना चाहता हूं। इस देश में चिकन पॉक्स की दवा को आने में 27 साल लग गए। ये थी सरकारें, 27 साल लग गए चिकन पॉक्स की दवा आने में। बीसीजी वैक्सीन आने में 27 साल लग गए। ओरल पोलियो का जो ओरल ड्रॉप्स है उसको भारत में आने में 30 साल लग गए, 30 साल, 30 इयर्स। टेटनस की दवा को आने में भारत में 38 साल लग गए और मीजल्स को भारत में की दवा आने में भारत में 22 साल लग गए। और आपकी जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसकी दवा 1906 में जापान में बन गई थी, उसको भारत में योगी जी के माध्यम से पहुंचने का मौका मिला, वो भी 2006 में मिला। इस बात को समझिए, 100 साल लगे, 100 इयर्स जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इंजेक्शन पहुंचने में। ये सरकारें थी, ये थी सरकारें। और इधर देखिए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में कोरोना 2020 के जनवरी 20 को आया पहला केस। अप्रैल महीने में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया। 2020 के अक्टूबर में ट्रायल शुरू हो गया दवाई का। खुद जाकर के फैक्ट्री में मोदी जी ने निरीक्षण किया और 2021 की जनवरी में भारत को मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन दे दी। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्ड करने वाली गवर्नमेंट। 2 वैक्सीन। और आप लोग जो अभी बैठे हैं ना, सब लोग बिना मास्क के और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने
130 करोड़ के देश को 200 करोड़ का इंजेक्शन, डबल इंजेक्शन लग चुका है। दुनिया का सबसे तेज गति से लगने वाला इंजेक्शन का कार्यक्रम है और सबसे बड़ा इंजेक्शन का कार्यक्रम है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट इनोक्यूलेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो भारत ने सफल करके दिया है। 200 करोड़ पार कर गए हम, 200 करोड़। यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन इसी समय मैं एक इररिस्पॉन्सिबल नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि जब ट्रायल होकर के इंजेक्शन लगने की बारी शुरू हुई थी तो यही अखिलेश था जिसने कहा था ये मोदी टीका है, ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, और चुपके चुपके खुद लगा लिया और आपको लगाने से रोकता रहा। यह है इनकी सरकारों का हाल और यह है इनकी करतूत। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही नहीं रुके हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि ये वैक्सीन, 2 वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाई है, 18.5 करोड़ डोज पहुंचा दिया है। ये भी समझना चाहिए। और उसमें और खुशी की बात ये होगी कि मोदी जी ने 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है वैक्सीन मैत्री के तहत। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब लेने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब देने वाला भारत बन गया। इस बात को हमको समझना होगा। यह है अंतर जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है, हमारे 23,000 बच्चे फंसे हुए थे। आप बताइए कोई देश का कोई नेता अपने बच्चों को लाया है? अमेरिका लाया क्या? इंग्लैंड ने लाया क्या? आप बताइए यूरोप के लोगों ने लाया क्या? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को तिरंगा झंडा लेकर के निकाल करके सुरक्षित 23,000 बच्चे 10 दिन के अंदर 104 एरोप्लेन की उड़ानें भर करके 14 इंडियन एयरफोर्स की और बाकी सरकारों बाकी फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स में 23,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। और तो और छोड़िए, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी यूक्रेन से निकलने में सफल हुए। यह भी हमको समझना होगा। तो मित्रों, मैं आपके साथ ऐसी बहुत सी बातें बता सकता हूं। कोरोना आया, बताइए आपको 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 के मई में दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी कि नहीं चलाई थी? 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? और योगी जी ने उसको कंटिन्यू किया कि नहीं किया? यह है गरीब कल्याण का अर्थ है, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत 22% गरीबी से घट करके 10% गरीबी पर आ गया है। यानी 12% गरीबी घट गई है और 1% से 0.8 पर एक्सट्रीम गरीबी हट गई है। और ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम चलाए गए, उन गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के कारण उसको पूरा करने का काम करने में हमें लाभ मिला है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारे स्वच्छता अभियान की, अब हमारे लोग 11 करोड़ लोगों को स्वच्छता अभियान में इज्जत घर मिला। यहां भी लगभग 2 करोड़ 61 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में शौचालय प्रावधान किया गया। अब मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये शौचालय ही शौचालय नहीं था, ये सिर्फ शौचालय नहीं है। आप समझिए कि 11 करोड़ बहनें, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख बहनें अपने दैनंदिन जीवन के दैनिक कार्यक्रम के लिए खुले में खेतों में जाया करती थी। यानी 70 साल बाद भी 11 करोड़ बहनों की इज्जत
और उनकी आबरू की चिंता नहीं की गई। लेकिन मोदी जी ने और योगी जी ने 4 साल के अंदर उनको इज्जत भी दिया, इज्जत घर भी दिया और इज्जत घर के साथ जीने का हक दिया। ये छोटी घटना नहीं है। 11 करोड़ बहनों की 11 करोड़ बच्चे भी तो होंगे, वो भी तो खेतों में जाते थे। यानी 22 करोड़ की आबादी बाहर हो शौच जाया करती थी। तो आप सोचिए कि क्या क्या देश था। इसलिए ये शौचालय सिर्फ इज्जत घर नहीं है, ये महिलाओं का सशक्तिकरण का उपकरण है। इसको समझना चाहिए, ये महिलाओं का सशक्तिकरण का उपकरण। और इसलिए गरीब कल्याण सिर्फ हमने चाबी नहीं दी, सिर्फ हमने अन्न नहीं दिया, हमने उनको इज्जत दी और इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। कई बार हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना 9.5 करोड़ लोगों को दे दिया, 9.5 करोड़ लोगों को चूल्हा दे दिया, गैस दे दिया। मित्रों, सिर्फ गैस और चूल्हा नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, एक लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बना करके देखे। दिन भर में महिलाएं उस लकड़ी जला करके जो चूल्हा में भोजन बनाती हैं, 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में एक दिन में ले लेती है। एक दिन में क्या हाल होता होगा उनका। मैंने पूछा, मैं गया था आंध्र प्रदेश, वहां मेरे को मिले, मैंने एक बच्ची को खड़ा किया, मैंने उससे पूछा, इसे तेलुगु में पूछो कि तुम्हारे फेफड़ों पर असर पड़ता था। तो उसने मुझे जवाब दिया, फेफड़ों पर भी असर नहीं, आंखों पर भी असर पड़ता था, धुआं धुआं, खाली आंसू ही निकलते थे। और ऐसी संख्या कितनी है? 9.5 करोड़। और आपके यहां ये संख्या ये भी 1 करोड़ 70 लाख, यानी 1 करोड़ 70 लाख बहनें फूक फूक कर और वो चूल्हा जलाती थी। और आजकल क्या हो गया है? लाइटर पकड़ा, टक से मारा, जलाया और चाय 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिलाई और फिर बोला काम पर जाओ, जाओ जल्दी जाओ। ये है महिला सशक्तिकरण जो हमको समझना होगा, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिफॉर्म्स, 1 नेशन 1 GST 1 टैक्स। आप ट्रक के ट्रक बिल्टी लेके खड़ा हुआ करते थे, पेट्रोल जलाते थे, समय बर्बाद करते थे। आज 1 नेशन 1 टैक्स। यहां से मुंबई चले जाओ, कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, सीधे सीधे मुंबई तक पहुंच जाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। 1 नेशन 1 ग्रिड। बिजली के लिए कोई भी अब आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग ग्रिड से आप लो, 1 नेशन 1 ग्रिड। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अब गोरखपुर का व्यक्ति अगर मुंबई जाता है और गोरखपुर के बासवा जगह का रहने वाला है, तो उसका राशन कार्ड यहां का होगा और वो मुंबई में पार्ले में वहां जाकर के अपना राशन ले सकेगा और खा सकेगा। यह व्यवस्था आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड ने की है। यहां का कोई टैक्सी ड्राइवर मुंबई में जाएगा, राशन कार्ड यहां का होगा और इलाज और राशन उसको वहां मिल जाएगा। बताइए, यह परिवर्तन है कि नहीं है? यह परिवर्तन है कि नहीं है? यह गरीब कल्याण को ताकत देने का माध्यम है कि नहीं है? ये करने की कोशिश चली है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, देश बहुत बदला है। हम इसके आंकड़े बताने लगे तो ब्रॉडबैंड की दृष्टि से अगर देखा जाए डिजिटल इंडिया में, तो एक समय में 100 पंचायतें थी जो ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी। आज 2,50,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। हम यहाँ गोरखपुर में आए हैं, आप बताइए, यहाँ वो फर्टिलाइजर का फैक्ट्री थी ना, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री। 5 प्रधानमंत्री चले गए वायदा करके। मैं ठीक बोल रहा हूँ योगी जी, ठीक बोल रहा हूँ? 5 फैक्ट्री नहीं चली। और मुझे याद है 2016 में शायद प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने एक साथ उस फैक्ट्री का भी शिलान्यास किया था पुनर्धार के लिए, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी किया था। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का काम उस समय शुरू हुआ था। आज मुझे खुशी होती है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद रखा उत्तर प्रदेश पर, और योगी जी ने जिस तेजी से काम किया, हमें जमीन दिलाई। और मुझ जैसे माली को अगर पौधा खिलता हुआ दिखता है तो कितनी खुशी होती होगी जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग देखता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। 60 साल में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू देके गए। 7
ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज देके गए अटल बिहारी वाजपेयी, और मोदी जी ने 15 ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया है, और गोरखपुर भी उसी में एक मेडिकल ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज है। 2014 में जब हम आए तो यहां पर 15 मेडिकल कॉलेज थे देश में। आज यहां पर 73 मेडिकल कॉलेजेस की शिलान्यास और काम चल रहा है। 73 आपकी बस्ती, यहां पर सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कोई छूटा नहीं है, कोई छूटा नहीं है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए विशेष सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोलने का काम किया, तो वो भी हमारी सरकार ने योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपके सामने ये कहानियां, लंबी कहानियां विकास की बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो 12% गरीबी घटी है भारत की, ये ऐसे ही नहीं घटी है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं चावल पहुंचा करके उनको मजबूत किया गया है। ये ऐसे ही नहीं आई है, ये इस कारण से आई है कि लाभार्थियों की श्रृंखला बढ़ाई गई है और लाभार्थियों का तरीका भी बढ़ाया गया है। ये गरीबी इसलिए गई है क्योंकि इकोनॉमी आज 8.7% के ग्रोथ रेट से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, ये भी आज हमारे देश का कोरोना से लड़ने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में 8.7% से ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं। अमेरिका 4.4% पर खड़ा है। ये अंतर देखिए, आप देखिए हमारे विकास की दृष्टि से हम किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर था, वो बढ़ करके 600 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर्स हो गया है। हमारा एक्सपोर्ट वो आज 625 यूएस बिलियन डॉलर्स हो गया है। वी आर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स। कभी किसी ने सोचा था कि खादी इस देश में कांग्रेस के लोग 70 साल गांधी और खादी के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे, खादी को आगे नहीं बढ़ाया। मोदी जी ने, योगी जी ने वोकल फॉर लोकल इस बात को कह करके खादी इस साल मार्च में 1,15,00,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करके ये खादी ने वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है खादी। ये भी हमको समझना चाहिए। ये है अंतर। अब देखो मित्रों, ये राजनीति की संस्कृति कैसे बदलती है। मैंने इतनी देर भाषण दिया, मैंने कहीं जाति की बात की, मैंने किसी पंत प्रधान की बात की, मैंने कोई बिखराव की बात की, मैंने किसी को तोड़ने की बात की। और कांग्रेसी आता है तो क्या करता है, और समाजवादी आता है तो क्या करता है, इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, इसको इससे लड़ाओ और अपना वोट साधो और चलते रहो। हम बात करते हैं तो गरीबों की करते हैं, हम बात करते हैं तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, हमारा आदिवासी भाई, इसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए भारत को बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए मित्रों, भारत को आगे बढ़ाने का रास्ता एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और विकासवाद ही हमारा रास्ता है। और ये कार्यालय इस विकासवाद को आगे बढ़ाने के लिए और सामने बैठे हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक एक उपकरण बन करके इसको पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपने मेरी बात इतनी गर्मी में सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, मंचासीन सभी अतिथियों और आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय श्री राम।